Kindly open physics book, chapter number 4, motion and force. इस चैप्टर में आपको हम बताएंगे कि फोर्स की वजह से मोशन होती है। पहले आपको इस चैप्टर से पहले जो चैप्टर पढ़ाया गया था विदाउट रीजन बताया था कि जब मोशन हो रही है तो वो विदाउट रीजन, कोई इसमें रीजन नहीं था, बस हमने डिस्कस किया था कि काइनेमेटिक्स डिस्कस की थी कि मोशन हो रही है और किस तरीके से हो रही है। अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे मोशन विथ रीजन, यानी मोशन क्यों हो रही है, क्योंकि उस पर फोर्स लगी। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि फोर्स क्या है। फोर्स इज एन एजेंट विच प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस द मोशन इन द बॉडी और विच स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स वो एजेंट है जो किसी भी बॉडी को रोकने की सलाहियत रखता हो या रोकता हो, या फिर जो है वो उसमें प्रोड्यूस कर सकता हो मोशन, मूवमेंट प्रोड्यूस कर सकता हो, या फिर एटलीस्ट मूवमेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश कर सकता हो। इससे मतलब ये सब ले सकते हैं हम, जैसे कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं मगर हम उतनी फोर्स नहीं लगा पा रहे कि वो जो है वो मूव कर जाए, मगर हमने कोशिश तो की, हमने उस फोर्स ने ट्राई तो किया कि वो ऑब्जेक्ट मूव हो जाए, नहीं हुआ मगर उस फोर्स ने ट्राई किया, तो वो फोर्स है, ठीक है। और अगर उस पर मोशन हो जाती है तो किसका उससे हो रही है, फोर्स पे लगने की वजह से हो रही है। तो ये फोर्स है। फोर्स क्या क्या कर सकती है इस पिक्चर में आपको बताया है। स्प्रिंग है, यानी कि इसकी इफेक्ट्स ऑफ फोर्स है कि क्या वजह होती है। स्प्रिंग जो है अपनी शेप चेंज कर रही है, स्ट्रेच हो गई। मेटल रॉड है, आप इसको जो है वो बेंड कर सकते हैं अपनी फोर्स लगा के, ताकत लगा के। और एम्प्टी कैन को आप जो है इसकी भी डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, इसकी शेप को। अब एम्प्टी कैन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जब तक उस पर एम्प्टी कैन स्पेस है तो वो अपनी शेप खराब कर सकती है, अगर कैन फुल है तो वो स्पेस खराब, अपनी शेप खराब नहीं कर सकती। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे 3 लॉ हैं। न्यूटन जो है वो हमारे एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने लॉज ऑफ मोशन दिए और फिर जो है वो अप्रूव भी हो गए, और फिर वही हमारे जो है फिजिक्स में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उनकी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का क्या कहता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी रेस्ट की पोजीशन में हो या फिर जो है वो मोशन की जो है पोजीशन में हो, कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन में हो, तो वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करता जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। मीन्स कि ये एक पेंसिल है, ये एक रेस्ट की पोजीशन पे अभी रखी हुई है, जब तक कि मैं इसको मूव नहीं करूँगी, अपनी पोजीशन इसने चेंज नहीं की, जब तक कि मैंने इसे फोर्स नहीं लगाई, चाहे मैंने कम फोर्स लगाई। और अगर एक चीज़ मूव कर रही है, गाड़ी मूव कर रही है, बाइक मूव कर रही है, कोई बॉल मूव कर रही है, अगर गाड़ी और हम उसकी इंजन वाली चीज़ों की बात करें तो वो हम जब तक स्टॉप नहीं होती तब तक हम उस पर ब्रेक की फोर्स नहीं लगाते। ब्रेक लगता है जब वो स्टॉप होती, तो मीन्स किसी भी किस्म की फोर्स लगती है किसी बॉडी पे तो वो जो है अपनी स्टेट को चेंज करता है, चाहे वो रेस्ट की स्टेट में हो चाहे वो मोशन की स्टेट में हो। इस स्टेट को चेंज करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फोर्स की। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन इन्होंने कहा है, मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन एक्सेलरेशन, यानी जब वेलोसिटी ही नहीं होगी तो फिर एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन इसीलिए मेंशन किया गया है, जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगी मोशन वाली बॉडी में भी कोई चेंजेस नहीं आएगी, वो स्टॉप नहीं हो सकती, और रेस्ट वाली बॉडी में भी कोई चेंजेस नहीं आएगी। अब इसी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट है लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब ये इनर्शिया क्या चीज़ है। इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है कि किसी भी चीज़ को अगर हम उसकी पोजीशन से चेंज कर रहे हैं, पहले तो इन्होंने ये कह दिया न्यूटन फर्स्ट लॉ ने कि जब तक कोई हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती। आप वो कह रहे हैं कि जब आप फोर्स लगाएंगे और उसकी पोजीशन चेंज करना चाहेंगे उस चीज़ की, उस ऑब्जेक्ट की, तो सबसे पहले वो रेजिस्ट करेगा, रेजिस्टेंस देगा, मज़ाहमत करेगा अपनी पोजीशन पे रहने के लिए। तो उस चीज़ को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया।
अच्छा, अब इसकी आप एग्जाम्पल देखें कि जैसे आप एक स्टेशनरी बस पे बैठे हुए, एक बस है चल रही है मगर आप तो स्टेशनरी कंडीशन पे है ना, सही है। अच्छा, अभी आप स्टेशनरी बस पे बैठे, मीन्स के कोई मूवमेंट नहीं है उसकी, अब अचानक से वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है, तो आपको फील होता है एक झटका अपनी बैकवर्ड कंडीशन पे, पीठ पे आपको एक फील हुआ कि एक झटका सा लगा, एकदम से बस स्टार्ट हो गई। तो वो आपको झटका क्यों लगा, वो झटका आपको क्यों लगा? क्योंकि हमारी बॉडी थी कांटेक्ट विद द सीट ऑफ द बस, यानी हमारी बॉडी किससे कांटेक्ट में थी? सीट के साथ बस की। मगर जब बस मूव करेगी तो उसके पार्ट्स भी, यानी कि उसमें मोशन होगी थोड़ी सी, तो जब उस बस में मोशन हुई तो उसकी वजह से हमारी बैक जो सीट पे लगी थी उसकी वजह से मोशन हुई। मगर आप पूरे क्यों नहीं हिले, आप क्यों नहीं मूव किए? क्योंकि ये इनर्शिया है कि आपकी बॉडी का अपर पार्ट ने कोई मूवमेंट फील नहीं की, बस जस्ट आपकी बैक पार्ट ने मूवमेंट फील की। तो ये क्या है? इनर्शिया। इसी तरीके से ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपका कंप्लीट हुआ। दो पार्ट है इसके, एक इसमें ये बताता है कि कोई भी बॉडी मूव नहीं कर सकती जब तक रेस्ट की पोजीशन से अपनी पोजीशन मूवमेंट में नहीं ला सकती, जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगे, और कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से स्टॉप नहीं हो सकती जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगे। सेकंड पार्ट था इनर्शिया। जब इनर्शिया क्या होता है? रेजिस्टेंस। कोई भी चीज को हम जब उसकी पोजीशन चेंज करना चाहेंगे तो वो थोड़ी सी रेजिस्टेंस देगी। जैसे एक बस है, स्ट्रेट है, खड़ी हुई है, अब वो अचानक से मूव करना शुरू हो गई तो एक जर्क लगा, आपको झटका लगा। क्यों लगा? क्योंकि आपकी बॉडी ने रेजिस्ट किया मूव होने से। तो ये इनर्शिया। होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे फर्स्ट लॉ को बहुत अच्छे तरीके से। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है जब कोई भी फोर्स बॉडी पे ऑब्जेक्ट करती है, जब ये सारी चीजें फोर्स से रिलेटेड है, क्योंकि ये है ही फोर्स से रिलेटेड चैप्टर, तो जब भी फोर्स कोई भी बॉडी पे एक्ट करेगी तो वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगी अपने ही डायरेक्शन में। मींस जिस जगह पे फोर्स लगेगी उसी जगह पे जो है वो मूवमेंट होगी, एक्सीलरेशन होगी। अब एक्सीलरेशन का क्या मतलब है? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, द एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मतलब कि जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। ये इसकी स्टेटमेंट है न्यूटन सेकंड लॉ की। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब भी कोई फोर्स ताकत एक ऑब्जेक्ट पे लगती है वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है इन इट्स ओन डायरेक्शन। एक्सीलरेशन कहाँ होगी? जिस जगह फोर्स लगेगी। अगर मैं ये पेंसिल है, मैं इसको यूं फोर्स लगाऊंगी तो ये आगे ही बढ़ेगी, इधर नहीं जाएगी, उधर नहीं जाएगी। सही है। और सेकंड बात इनकी क्या है कि एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स के। मींस के जो भी जितनी फोर्स लगेगी उतनी एक्सीलरेशन होगी। तो बहुत नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि आप एक बॉल है उसको जितनी ज़्यादा जोर से हिट करेंगे, जितना फोर्स लगा के हिट करेंगे उतनी ज़्यादा उसके अंदर एक्सीलरेशन होगी, वो दूर तक जाएगी। और अगर जस्ट आप बॉल को टच करेंगे हल्का सा तो वो आगे थोड़ा सा चल के थोड़ा सा रुक जाएगी, क्योंकि उसकी बॉडी में इतनी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपने फोर्स कम लगाया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है? एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। इफ अ फोर्स, अब ये एफ अगर फोर्स है और ए एक्सेलरेशन है, तो एक जितना फोर्स लगा उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। एक्सेलरेशन ज़्यादा है क्योंकि फोर्स भी ज़्यादा है। इसको हम बना देंगे इक्वेशन 1। ये जो है ना सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये आता है ड्राइव करना कि कहते हैं या तो एफ इजिकल टू एम ए ड्राइव कर दें या सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को ड्राइव करें। तो डेरिवेशन भी है इसमें इन्होंने रिलेशनशिप बताया है फोर्स के दरमियान, एक्सीलरेशन के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? मास के दरमियान, वजन के दरमियान। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली फॉर एक्सीलरेशन एंड मास द रिलेशनशिप कैन बी रिटन एज। अच्छा, एक्सीलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है मास के। अब आपने एक जैसी फोर्स लगाई दो ऑब्जेक्ट पे, एक आप ऑब्जेक्ट बड़ी जो है वो फुटबॉल ले लें और एक आप टेनिस बॉल ले लें। आप एक जैसी जो है वो फोर्स लगाएंगे तो जो टेनिस बॉल है आपकी, जो छोटी बॉल है वो आगे तक जाएगी और फुटबॉल जो है वो थोड़ी सी रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों के वेट में बहुत ज़्यादा फर्क है। मतलब कि जिस बॉडी का मास
कम होगा उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, और जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसकी एक्सेलरेशन जो है वो कम होगी। जैसे आप एक टेबल को पुश करेंगे, तो आपने टेबल पुश किए तो आपकी एक्सेलरेशन कम लगी, उतनी ही फोर्स के साथ आप एक बॉल को पुश करें तो बॉल तो बहुत आगे तक चली जाएगी मगर टेबल नहीं जाएगी। तो ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना मास ज़्यादा होगा उतनी एक्सेलरेशन कम होगी, उतनी मूवमेंट कम होगी। मास कम है, हल्की सी चीज़ है, तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। ये इक्वेशन 1 बना दी और इक्वेशन 2 बना दी है, इक्वेशन 4.1 बना दी, इक्वेशन 4.2 बना दी। इन बात को ये एक नॉर्मल सी बात कही, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा जब फोर्स ज़्यादा होगी, एक्सेलरेशन कम होगा जब मास ज़्यादा होगा। इस तरीके से फिर ये दोनों चीज़ों को कंबाइन किया तो 1 की जगह F आ गया, A। अब इसको देखें, A अभी भी लिखा आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F के, और नीचे आ जाता है तो मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शन, एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शन है M के। बस 1 की जगह हमने F लिखा है, तो F का मतलब A और F डायरेक्ट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और A M इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के एक्सेलरेशन। जब भी ये कांस्टेंट का साइन हम हटाते हैं, ये जो कांस्टेंट लिखा हुआ है इसका साइन हम हटाते हैं तो हम कोई कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं, प्रोपोर्शन का साइन हटाते तो जब हम इसको इज इक्वल टू पे लाएंगे तो हम अपना k लगाएंगे। k क्या है, कांस्टेंट, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। फिर हम करेंगे m a इज इक्वल टू kf। अब हम इस m को भेज देंगे उधर, यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, m इज इक्वल टू kf। हमें ड्राइव करना है ये f इज इक्वल टू ma। अब इन्होंने एक कंडीशन रखी है, स्टैंडर्ड कंडीशन रखी है कि जब मास यूनिट होगा तो एक्सेलरेशन भी अगर यूनिट है और फिर फोर्स भी 1 में है तो फिर k की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो फिर जब 1 है तो फिर यहाँ पे हम इसे नहीं लिखेंगे, तो k इज इक्वल टू 1 और सो ऑन, f इज इक्वल टू ma हो गया। ये हम इक्वेशन ड्राइव करनी थी, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन है। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखें। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो बहुत फेमस है और आप सबको पता होगा, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये बात क्यों कही जाती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप देखें, इसकी एक एग्जाम्पल देखें। पहले एक बुक है वो टेबल पे रखी हुई है, तो वो जो बुक है ये एक नीचे एक फोर्स लगा रही है। जब भी वो बुक रखी हुई है, वो कौन सी फोर्स लगा रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से नीचे जा रही है और इसका वेट नीचे की तरफ है। इसी तरीके से ये टेबल जो है वो अनदर फोर्स लगा रहा है बुक के ऊपर। जब भी ये दोनों फोर्स इक्वल हो जा रही हैं, न्यूट्रल हो रही है, और ये बुक जो है स्टेशनरी कंडीशन पे टेबल पे मौजूद है। एक्शन और रिएक्शन की दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि एक इंजन रॉकेट का है और वो रॉकेट में जो गैस कंबशन होते हैं, फ्यूल जलता है, तो क्या होता है कि जब फ्यूल जल रहा है तो गैस निकल रही है। जब गैस बाहर की तरफ निकल रही है पीछे से रॉकेट के, तो फिर रॉकेट आगे की तरफ आगे बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये नीचे की तरफ एक्शन हो रहा है, ऊपर रिएक्शन हो रहा है। तो एक्शन और रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि कोई भी वर्क हो तो हमें उसका रिजल्ट नजर आए। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। एक फॉर एग्जाम्पल, एक और आप एग्जाम्पल लें, जैसे आपने वॉल पे फोर्स लगाई, सही, आपने एक पंच मारा, मुक्का मारा एक वॉल पे, तो आपने तो वॉल पे फोर्स लगाई, मगर आपको क्यों चोट लगी, क्योंकि वॉल ने भी आपके ऊपर फोर्स लगाई। तो एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। ये इसी की मिसाल है कि जब आप कोई भी फोर्स कहीं पे लगती है तो वापस भी कोई फोर्स आती है और उसके नतीजे में हमें कोई वर्क होता हुआ नजर आता है। जब भी इस ज़मीन पे हम सब खड़े हुए हैं, हम सब स्टेशनरी कंडीशन पे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमें अपनी तरफ जो है वो पुल कर रही है और हमारी नीचे से जो ज़मीन है वो भी हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है और हम ज़मीन पे फोर्स लगा रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे स्टेशनरी कंडीशन पे मौजूद होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका मास और वेट से रिलेटेड होगा और मोमेंटम से रिलेटेड होगा, और इस चैप्टर के जो वर्किंग है वो आपको पीडीएफ के जरिए आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी गई है। अपनी कॉपीज में चैप्टर नंबर 4 का वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मास, वेट
और मोमेंटम के बारे में बताऊंगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताऊंगी। टेंशन इन द स्ट्रिंग का जो टॉपिक है वो अब नहीं है, रिड्यूस सिलेबस की वजह से ये कट हो चुका है। तो अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा मोमेंटम का। टेंशन का पूरा टॉपिक स्किप कर दिया गया। तो अब मोमेंटम और मास ऑफ वेट जो है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जब तक आप अपना PDF में वर्किंग जो आपकी आ गई है वो कंप्लीट करके स्कूल में जाके चेक करवा लीजिए।